हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप सभी बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस टॉपिक। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनकी कई बार संभावना भी बन सकती है आ भी जाएं आपके पेपर में, और आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यायपालिका हम कहते किसे हैं, क्या होती है न्यायपालिका। तो अभी न्यायपालिका का यहाँ पे क्या है, परिभाषा बताइए। तो देखो, सरकार के नियमों का फैसला करने वाले विभाग भी कहा जाता है। जो न्यायपालिका है उसको क्या कहा जाता है? सरकार के नियमों का फैसले करने वाला विभाग भी कहा जाता है। न्यायपालिका सरकार के उस तीसरे अंग के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका काम न्याय करना है। यह कानूनों की व्याख्या करती है तथा कानूनों के हनन पर दंड देती है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और किसी राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है, और यह काम सरकार का न्यायिक अंग करता है। अब देखो क्या है, न्यायपालिका वो होती है, पहले तो सरकार के 3 अंग होते हैं, तो तीसरा अंग जो होता है वो न्यायपालिका होता है। और न्यायपालिका का काम है कि न्याय करना और कानूनों की रक्षा करना, कानूनों को सही से लागू करना। अगर कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, कानूनों के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो उसको दंड देना, ये न्यायपालिका का क्या है, काम है। और न्यायपालिका ये भी निगरानी रखती है कि कोई भी संस्था या कोई नागरिक किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर उसको हानि पहुंचाई जा रही है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उनको अधिकारों को बचाना और उनके लिए लड़ाई लड़ना भी एक न्यायपालिका का कार्य होता है। अगर किसी के व्यक्ति का समानता का अधिकार शोषण हुआ है, समानता के अधिकार का, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समानता के अधिकार के लिए न्यायपालिका से जाकर वहाँ पर याचिका दायर कर सकता है, और न्यायपालिका उसके लिए क्या करेगी, इंसाफ देगी उसको। तो इस तरीके से न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों की रक्षा करती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और न्याय का काम करती है। और राजनीतिक व्यवस्था का ये प्रमुख उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो। जो व्यक्ति हैं वही किसी देश का मेन पहलू होते हैं, तो उनकी रक्षा की जाए। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको पता चला होगा कि न्यायपालिका क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है, हम स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहते हैं। तो देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका हमें क्यों चाहिए। समाज ने लोगों के बीच समूह के, समाज में क्या होता है, लोगों के बीच, यहाँ पे समाज में आएगा। तो समाज के बीच समाज में लोगों के बीच, समूहों के बीच, व्यक्ति और सरकार समूह के बीच में अनेक प्रकार के विवाद, उलझने पैदा होती हैं, है ना। और उसको क्या करती है, न्यायपालिका कानून के माध्यम से इन उलझनों और विवादों को सुलझाने का काम करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपकी गली या मोहल्ले पर कभी भी किसी व्यक्ति की या किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है, आपस आपस में होती है, देखा होगा, अक्सर होती है। सपोज करो कि एक किसी व्यक्ति ने दूसरे की ज़मीन हड़पने की कोशिश की, या फिर उसको मारने की कोशिश की, या फिर उसकी स्वतंत्रता का हनन किया, समझते ना ना। तो अब क्या है कि अब जो दूसरा व्यक्ति जिसकी संपत्ति को अर्जित किया जा रहा है, जिसकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, जिसकी समानता का हनन किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको लेकर या तो उससे लड़ेगा, है ना। और उससे नहीं सुलझेगा तो वो क्या करेगा, न्यायपालिका में न्याय मांगने के लिए वो पुलिस को बुलाएगा, और पुलिस क्या करेगी, उसके मामले को दर्ज करेगी, उसको न्यायालय में भेजेगी, ये पता लगाने के लिए इनमें कौन सही है कौन गलत है। क्या जो व्यक्ति सरकार से, न्यायपालिका से गुहार लगा रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, क्या वो सही, उसकी जो दावेदारी है वो ठीक है, वो सही तरीके से मांग कर रहा है, या फिर वो गलत है। तो इसको क्या करेगा, न्यायपालिका क्या करेगा, इसके बीच न्याय करेगा। समझ रहे हो, कई बार आपके यहाँ पे होता है कि किसी के दो लोग हैं, वो आपस में लड़ जाते, तो उसकी न्याय कौन करता है, वो न्यायपालिका करती है ना। तो इस तरीके से तो न्यायपालिका क्या करती है, अक्सर विवादों को, व्यक्तियों के बीच में जो विवाद हो सकते हैं, किसी समूह के बीच में हो सकते हैं, दो धर्मों के बीच में हो सकते हैं, दो दो घर या परिवार के बीच में हो सकते हैं, तो इस तरीके से सरकार और राज्य और केंद्र के बीच में हो सकते हैं, उनके बीच में क्या करती है, उनको कानून के माध्यम से उनको सुलझाने का काम कौन करता है, न्यायपालिका करती है। अब दूसरा देखो क्या है,
न्यायपालिका की हमें ज़रूरत क्यों है? तो दूसरा देखो, न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? देश में कानूनों के आधार पर शासन तथा कानूनों की रक्षा करना न्यायपालिका की पहली प्राथमिकता है। कि देश में जो कानून होते हैं, है ना, कानून होते हैं ना, संविधान में कानून होते हैं, नियम होते हैं। तो पहला तो इनका काम होता है कि हर एक जो देश में कार्य होगा वो कानून और नियम के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि कानूनों की रक्षा करना, कि कोई कानूनों का हनन ना करे। हर एक व्यक्ति कानूनों के मद्देनजर रखते हुए कानूनों के अनुसार काम करेगा, अपनी सीमाओं में रहते हुए काम करेगा, जिससे क्या होगा, सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से और सभी कानूनों की इज्जत मान मतलब सर्वोच्चता रखते हुए वो क्या करेंगे, काम करेंगे, किसी कानून की अवहेलना नहीं करेंगे। तो ये इसकी निगरानी कौन करता है? ये न्यायपालिका का पहला दायित्व होता है कि इन चीज़ों को वो समाज में लागू करे। इनकी उस न्यायपालिका की पहली प्राथमिकता होती है कि कानूनों के द्वारा शासन किया जाए और कानूनों की रक्षा की जाए समाज में। अगर नहीं हो रहा है तो न्यायपालिका उस पर ऑब्जेक्शन ले, उस पर कोई भी निर्णय ले, कोई भी एक्शन ले। लोगों के अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका क्या करती है? लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, इसके लिए न्यायपालिका की जरूरत होती है। और लोकतंत्र की रक्षा करती है। ये लोकतंत्र का सबसे प्रमुख होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है, कई बार कई सारे पार्टी या लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, तो ऐसे में न्यायपालिका क्या करती है? लोगों के अधिकारों को और लोकतंत्र को रक्षा करने का काम करती है। अब नेक्स्ट हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? आप जो स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर जो जुडिशरी है, उससे आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब स्वतंत्र मतलब फ्री और निष्पक्ष मतलब फेयर होना, इंग्लिश में क्या है। और वैसे स्वतंत्र मतलब आज़ाद, किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त, और निष्पक्ष किसी के पक्ष में कोई भी न्यायपालिका मुकदमा ना सुनाए, एकदम दोनों पक्षों को बीच में मद्देनजर रखते हुए, संतुलित तौर पर दोनों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी चीज़ का, किसी भी मुद्दे का फैसला सुनाती है न्यायपालिका, तो वो निष्पक्ष न्यायपालिका कहलाती है। तो इसके उत्तर को हम देखते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका से देखो हमारा क्या मतलब होता है। सरकार के जो अन्य दो अंग होते हैं, एक गलत लिख दिया, जैसे कार्यपालिका और विधानपालिका, दो अंग होते हैं। कौन से? गलत यहाँ पे लिख दिया, कार्यपालिका और विधायिका। एक तो ये पीपीटी बनाने में ना यार बहुत सारी दिक्कत आती है, मतलब क्या बताऊँ आपको। कार्यपालिका और विधायिका, सरकार के अन्य दो अंग जो होते हैं ना, कार्यपालिका और विधायिका, ये न्यायपालिका के हस्तक्षेप ना करें। ये दोनों क्या करें कि किसी भी प्रकार से न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करें, ना उसके निर्णय में और ना ही उस पर। ठीक है। तो पहला तभी क्या होगी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित होगी। ठीक है। किसके द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा। दूसरा, न्यायपालिका की न्यायिक प्रक्रिया में कार्यपालिका और विधायिका का प्रभाव ना हो। कि न्यायपालिका की जो न्याय प्रक्रिया है, अगर न्यायपालिका है, किसी भी प्रकार का न्याय सुना रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है? किसी भी मुद्दे पर न्याय सुना रही है, वो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है ना, काम कर रही है न्याय देने का। तो उसमें जो कार्यपालिका है ना और विधायिका, ये इंटरफेयर ना करें उसकी प्रक्रिया में, समझ लो। तब क्या होगा, ये न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कहलाएगी। अगर ये इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो न्यायपालिका अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएगी, तो इनका प्रभाव नहीं होना चाहिए उसकी न्यायिक प्रक्रिया में। ठीक है। तो ये पहला ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका तभी स्थापित हो सकती है जब न्यायपालिका की न्यायिक प्रक्रिया में कार्यपालिका और विधायिका का प्रभाव नहीं होगा। तीसरा हम देखें तो जब न्यायपालिका बिना किसी भय और भेदभाव के अपना कार्य करे, जब न्यायपालिका किसी भी डर और भेदभाव से मुक्त होकर, कि उसके साथ कोई भी उसके अंदर न्यायपालिका की जो न्यायाधीश है उनके अंदर कोई डर भी ना हो, ना कोई भेदभाव मतभेद जैसी अंदर कोई भावना हो। ठीक है। वो एकदम फ्री होनी चाहिए, भय और डर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। चौथा है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को किसी भी प्रकार से सरकार के दो अंग जो है ना, विधायिका और कार्यपालिका पर निर्भरता ना होना। पांचवा नहीं है, चौथा ही है कि न्यायपालिका की जो न्यायाधीश को किसी भी प्रकार से सरकार के दो कि न्यायपालिका की जो न्यायाधीश है ना, उनको किसी भी प्रकार की जरूरत, आय, वेतन, पैसे से, किसी भी प्रकार से सेवाओं के लिए किस पर निर्भर नहीं होना चाहिए? कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तभी क्या होगा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यपालिका स्थापित होगी। अगर वो कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर रहेंगी तो इससे क्या होगा, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनको डर लगेगा अगर हमने कार्यपालिका विधायिका के खिलाफ कोई कानून या कोई केस
या कोई मुद्दे को हमने किसी केस के ऊपर कोई फैसला सुनाया, तो इससे क्या होगा, कार्यपालिका हमें वेतन कम देगी, हमारा खर्च कैसे चलेगा, हमारा ये कैसे होगा, तो इस चीज़ का डर लगा रहेगा। तो ये चौथा पॉइंट भी काफ़ी ज़रूरी है स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए, तो ये आप इसको नोट कर सकते हो। और यहाँ पर देखें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या उपाय किए गए हैं। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोई तो उपाय करे गए होंगे हमारे संविधान में, है ना, हमारे देश जो हमारी शासन प्रणाली है उसमें, कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे स्थापित हो सकती है। तो देखो इसमें जो स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए जो कार्य किए गए हैं, मतलब जो प्रावधान किए गए हैं, पहला देखो क्या है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, वो कौन करती है, हमारी कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। बट इसमें विधायिका को कोई शक्ति नहीं दी गई है, कि विधायिका को कोई शक्ति नहीं है कि वो क्या करे, न्यायाधीशों को चुने। तो विधायिका से जो संसद है उससे क्या कर रखा है, न्यायाधीशों को मुक्त कर रखा है। सिर्फ कार्यपालिका क्या करती है, जो मंत्रिपरिषद होती है वही भाग लेती है। आखिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे होगी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों, मतलब कैसे की जाती है, कौन करता है। तो ये भी हम देखने वाले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किस प्रकार की जाती है, तो ये भी हम देखेंगे। तो दूसरा है कि पहला क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, और जिसमें संसद को कोई भी इसमें शक्ति नहीं होती कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, अपॉइंटमेंट करें। दूसरा है नियुक्ति का आधार वकालत और अनुभव और कानूनों में विशेषज्ञ होना, कि जो भी व्यक्ति होता है, जो वकील बनता है, जो न्यायाधीश बनता है, उसका योग्यता के आधार पर उसको क्या करा जाता है, चुना जाता है। कोई ऐसी लाभ के पद के तौर पर नहीं दिया जाता है, उसकी योग्यता देखी जाती है, उसकी डिग्री, उसका अनुभव कितना है वकालत का, है ना, उसको कितना कानून के बारे में वो जानता है, उसको अनुभव कितना है वकालत का, है ना, इस चीज़ें कि वो लॉ के बारे में, लॉ जो है कानून व्यवस्था है उसके बारे में कितना जानता है, तो इसके आधार पर चुना जाता है। तो इसमें तो फिर इससे क्या पता चलता है कि इससे एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पता चलता है। तो तीसरा है न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति संसद को दी गई है, उनका महाभियोग द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने की शक्ति तो संसद को है, बट उनका महाभियोग वो सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, 2/3 बहुमत से। ऐसा नहीं है कि मन में आया तो संसद हटा दिया अपने आप, सरकार को लगा कि हमारे खिलाफ फैसला करा या हमारे खिलाफ कोई उन्होंने केस ऐसा FIR दर्ज की या हमारे खिलाफ कोई फैसला सुना दिया, तो वो संसद गुस्से में आके उनके खिलाफ महाभियोग लेके आ जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या होगा, 2/3 बहुमत चाहिए होगा, तभी क्या होगा, वो प्रस्ताव महाभियोग लाने वाला जो प्रस्ताव है किसी न्यायाधीश के खिलाफ तभी पास होगा जब 2/3 बहुमत से वो पारित किया जाएगा। न्यायाधीश वित्तीय और कार्यपालिका, और वित्तीय तौर पर मतलब पैसे के आधार पर देखा जाए तो वो कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं होते हैं। संसद और जो कार्यपालिका होती है ना, सरकार चलाने वाले, उन पर निर्भर नहीं होते। संविधान न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते ही विधायिका की मंजूरी नहीं ली जाएगी। संविधान ये कहता है कि किसी भी प्रकार की भत्ते, पेंशन और उनकी जो आय है, इनकम, उसके लिए विधायिका की कोई मंजूरी नहीं ली जाएगी। ये संविधान उनको खुद निर्धारित करके देगा, और ये 10-15 वर्ष में अपने आप क्या होगी, बढ़ाई जाएगी संशोधन के द्वारा। तो इसमें कार्यपालिका को, विधायिका को कोई शक्ति नहीं दे रखी है कि उनके वेतन को लेकर, उनके आय को लेकर, कि उनकी जो भत्ते हैं, पेंशन है, उसको लेकर कोई भी शक्ति कार्यपालिका विधायिका के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये शक्ति ना देने का मतलब यही है, अगर उनको ये शक्ति दी जाती कार्यपालिका विधायिका को, तो वो क्या होते, न्यायपालिका के सदस्य, वो कहीं पैसे के लोभ में आकर वो मतलब समझ रहे हो ना, पैसे के लालच में आके वो उनके पक्ष में कहीं ना कहीं न्याय करते, और वो जो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका थी वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती, क्योंकि पैसा ऐसी एक चीज़ होता है जिससे जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो कुछ भी कर सकता है, समझ सकते हो। तो ये चीज़। और चौथा है न्यायाधीशों को कार्य और फैसले की निजी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जो न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं, उनके कार्य, उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो फैसला सुना है, उसको लेकर उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आलोचना संसद के द्वारा नहीं की जा सकती, ना ही देश में कोई कर सकता है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना, मतलब उसका दोषी पाया जाता है कि उसने कोई अपमान किया है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका उसको क्या करेगी, सजा देने का अधिकार है उसके पास। किसके पास, न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका उसको सजा सुना सकती है अगर लगता है कि इन्होंने क्या करा है गलत तरीके से, मतलब इन्होंने क्या करा है, न्यायपालिका को दोषी अवमानना की है, ठीक है, अवमानना मतलब अपमान किया है न्यायपालिका का, न्यायालय का,
तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपमान किया है न्यायालय का, उसको तुरंत क्या होगा, दोषी बनाया जाएगा और उसको सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है, और सजा न्यायपालिका उसको सजा सुना सकती है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमारे पास एक और चीज़ बची है, सॉरी, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान। ये भी वही चीज़ है, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं इसको सिर्फ रीड करूँगा, समझाऊंगा नहीं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद व विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है। हमने पढ़ा कि संसद विधानसभा बिल्कुल कोई भूमिका नहीं निभाते। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यता और अनुभव दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कोई पार्टी की तरह नेतागिरी नहीं चलती यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं चलता है पैसे वाले हो क्या, कोई मायने नहीं रखता। आपका अनुभव और योग्यता, आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितने आपके अंदर कितनी क्वालिटी हैं, जज वाली, वकील वाली, न्यायाधीश वाली, और आप कितने अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं। ये नहीं चलेगा भैया पैसा है और बड़े बाप की औलाद हो तो मतलब तुम नेता बन जाओ, ये करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका अनुभव और टैलेंट बहुत मायने रखता है। और न्यायपालिका अपने वेतन और भत्ते व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। न्यायपालिका अपने वेतन और भत्ते अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका, मैंने अभी बताया था कि वो किसी भी भत्ते और पेंशन और पैसे के लिए, आय के लिए, इनकम के लिए इन पर कार्यपालिका पर निर्भर नहीं रहते। उनके खर्चे से संबंधित बिल पर बहस और मतदान नहीं होता। उनके खर्चे से संबंधित कोई मतदान, कोई उसके जो बिल वगैरह जो भी बनाया जाता है ना, विधायक पेश करा, उस पर कोई चर्चा वर्चा नहीं होती। तो ये भी एक इनकी अलग स्वतंत्रता है। ये न्यायपालिका को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये कुछ उपाय हैं, जिससे क्या होता है, न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनता है। तो ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो न्यायाधीश को सेवा काल लंबा या सुनिश्चित होता है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और मुश्किल होती है, जैसे मैंने बताया 2/3। तो ये काफ़ी मुश्किल होती है। इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे, जब न्यायाधीश की नियुक्ति मतलब न्यायाधीश जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और फिर उसको जो महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और न्यायाधीशों के कार्य व निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है, मैंने ये भी अभी बताया था आपको। और जो न्यायालय की तथा उसके निर्णय की अवमानना करते हैं, न्यायालय उन्हें दंडित कर सकता है। न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। न्यायालय के जो कोई भी निर्णय लेगा ना न्यायालय, वो सबको मानने पड़ेंगे, ठीक है, बाध्यकारी होते हैं सबके लिए, सब पर लागू होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस, और मेरे ख्याल से आप इनको नोट कर लेना, और आपके एग्ज़ाम में 100% कोई ना कोई एक तो पूछने वाले हैं, वो पूछ लेते हैं, तो पूछे जाएंगे इनमें से। तो आप इनको नोट कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना। और धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय भी बताएं कैसी लगी वीडियो, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, मन करे तो सब कुछ कर दें, ठीक है, आपको अच्छा लगना चाहिए। थैंक यू सो मच।